Okay, so let's start our fifth module of Ayush, understanding the hazards. Hazards basically कहते किसको हैं? What are the common hazards? What is hazards? What are the common hazards? And what you can do about the common hazards to minimize the severity. Hazards होता क्या है? कौन कौन से common hazards workplaces पे पाए जाते हैं और हम hazards को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है। ये मॉड्यूल 5 है। माइक ऑफ कर लिए प्लीज। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है अंडरस्टैंडिंग द हैजर्ड्स। जो कॉमन हैजर्ड्स वर्क प्लेसेस पे होते हैं उसके रिगार्डिंग हमारा लेक्चर है आयुष का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉमन हैजर्ड्स होते कौन कौन से हैं हमारे वर्क प्लेसेस पे। वर्क प्लेसेस का मतलब ये ऑलमोस्ट हर जगह पर ये हैजर्ड्स पाए जाते हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो जहाँ पर कोई प्रोसेस हो रहा हो या कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो या फर्दर कोई भी वर्क प्लेस हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकती है। तो वहाँ पर कॉमन हैजर्ड्स हम लोगों के वर्क प्लेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं। सम कॉमन हैजर्ड्स एग्जिस्ट इन एवरी वर्क प्लेस, सो यू नीड टू एबल टू रिकॉग्नाइज देम एंड नो व्हाट टू डू अबाउट देम। कॉमन हैजर्ड्स वर्क प्लेसेस पे होते हैं। हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि वो कौन कौन से कॉमन हैजर्ड्स होते हैं वर्क प्लेसेस पे और उनके साथ कैसे डील करना होता है, हाउ टू डील विद देम, किस तरीके से उनको मिटिगेट करना होता है। उनकी जो पावर होती है, उनकी जो नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता होती है, उसको किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। सो हैजर्ड्स जनरली फॉल इनटू 6 ब्रॉड ग्रुप। 6 डिफरेंट ब्रॉड ग्रुप्स में हैजर्ड्स जो है वो पाए जाते हैं। एक होता है मैकेनिकल हैजर्ड्स, जिसमें मशीन से रिलेटेड हैजर्ड्स होते हैं। मशीन के से कट जाना, मशीन का घूमते हुए रोटेटिंग पार्ट का बॉडी के पार्ट्स को खींच के लेके चले जाना, या दो मशीन के पार्ट्स घूमते हुए उसमें क्रश हो जाना। तो डिफरेंट उसके अंदर टाइप्स ऑफ इंजरीज होती हैं जो मैकेनिकल हैजर्ड्स होते हैं, मशीनों के हैजर्ड्स होते हैं। उसमें मशीन भी आती हैं, व्हीकल्स भी आते हैं, सारी चीजें उसी के अंदर मशीनों में आ जाती हैं। फिर फिजिकल हैजर्ड्स होता है, फिर केमिकल हैजर्ड्स है, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स है, ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स है। तो 6 ब्रॉड कैटेगरीज को बताया गया है, डिफाइन किया गया है। तो एक एक कैटेगरी को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल हैजर्ड्स की बात करते हैं। मैकेनिकल हैजर्ड्स होता क्या है? मशीन होती हैं, वो पावर ऑपरेटेड होती हैं, किसी न किसी पावर सोर्स से चलती हैं और उसके अंदर एक मैकेनिकल पावर होती है। मशीन की एक पावर होती है जो कि अगर अनसेफ तरीके से हम उस पावर में इंट्रोड्यूस होते हैं या उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज हो जाती है। सो मैकेनिकल हैजर्ड्स आर क्रिएटेड बाय द पावर्ड ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेटर सर्वर टूल। जो पावर टूल होते हैं जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी की पावर है या कोई इंजन, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन या फर्दर कोई इंजन का पावर है, उसमें सोर्स है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, या कोई पिनोमेटिक हाइड्रोलिक प्रेशर हो सकता है, एयर प्रेशर हो सकता है। तो कोई भी मैकेनिकल हैजर्ड्स आर क्रिएटेड बाय द पावर्ड ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर्स ओवर द टूल। द अप्लाइड पावर में भी मशीन जनरेटेड ओवर ह्यूमन। जो पावर है वो हो सकता है कि कोई हाथों से भी चला रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले खेतों में जो ट्यूबवेल्स लगाए जाते थे उसमें इंजन लगाया जाता था वाटर को खींचने के लिए, वो सेंट्रीफ्यूजल पंप बोलते हैं बेसिकली उसको। तो सेंट्रीफ्यूजल पंप को हम लोग हैंडल से पहले क्या करते हैं, हाथों से चलाते हैं। तो जब हाथों से उसको चलाना शुरू करते हैं तो फिर बाद में वो ऑटोमेटिकली खुद से वो चलना शुरू हो जाता है, एक इंजन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद फिर वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी मशीन ऑपरेशन हो सकती है, उसमें कोई पावर जनरेशन भी हो सकता है या ह्यूमन सोर्स ऑफ पावर भी हो सकता है। So some examples of mechanical hazards are unguarded machines. कुछ एग्जाम्पल्स में जो मैकेनिकल हजार्ड का बताया गया कि किसी मशीन का कोई घूमता हुआ हिस्सा है जिस पर कोई गार्ड नहीं लगा हुआ है, अनगार्डेड है, या कोई प्लांट मशीनरी या कोई व्हीकल्स है, उससे भी हजार्ड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया कि अ पर्सन में बी हार्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, कोई एक वर्कर है जिसको नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है? अगर वो कांटेक्ट में आता है, इंटेंगलमेंट विद द मशीनरी और इक्विपमेंट्स,
अगर वो कांटेक्ट में आता है किसी रोटेटिंग पार्ट के तो इंटेंगलमेंट हो जाता है। इंटेंगलमेंट बोलते हैं कि घूमते हुए पार्ट में कभी ऐसा होता है ना कि हमारा स्लीव से लूज क्लोथ्स है या बाल हैं या कोई भी है ना पार्ट हो सकता है, शॉल लपेट रखे हैं या कोई कपड़ा ऐसा है जो कि लूज है, तो वो बॉड मशीन के रोटेटिंग पार्ट में फंस के और उसके बाद फिर वो घुमा देता है, ठीक है ना, हाथों को खींच ले जाएगा, बॉडी के पार्ट्स को खींच ले जाता है, तो उसको इंटेंगलमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से नुकसान हो सकता है, इंटेंगलमेंट हो जाए अगर। या क्रशिंग हो सकती है, मशीन का पार्ट जो घूमता हुआ पार्ट है ना, उसके घूमते हुए पार्ट के बीच में हाथ पड़ जाए तो क्रश हो जाएगा, कुचल जाएगा। या कोई मशीन का कोई घूमता हुआ पार्ट है जो कि निकल आए, इजेक्ट हो जाए और वो आकर के पड़ जाए किसी को, तो ये बीइंग स्ट्रक हो सकता है, बाय इजेक्टेड पार्ट हो सकता है मशीन के। तो एक मशीन जो है वो किसी भी एम्प्लॉइज या किसी भी आदमी इंसान को बहुत ही डिफरेंट तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। और वो नुकसान कैसे हो सकती है, जिसको इंजरी हम लोग कहते हैं, इंजरी के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। क्रशिंग हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है, कटिंग और सेवरिंग हो सकती है, इंटेंगलमेंट हो सकता है, ड्राइंग सीन और ट्रैपिंग हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, स्टैबिंग और पंचर हो सकता है, फ्रिक्शन एंड एब्रेशन हो सकता है, हाई प्रेशर फ्लूइड्स इंजेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसको एक एक वन बाई वन करके इसको डिस्क्राइब किया सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्रशिंग कहा तो क्रश हो जाने मतलब कुचल जाना होता है। तो क्रशिंग क्या होता है कि जैसे दो पार्ट के बीच में हमारा हाथ जा करके और कुचल जाए, क्रशिंग हो गया। फिर शेयरिंग हो सकता है, शेयरिंग में होता है कि जो स्किन के ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो पूरा का पूरा खिंच जाए, हट जाए। ऐसे होता नहीं, कभी स्किन का पूरा पार्ट जो है, स्किन होती है, फिर नीचे जो स्किन के नीचे फिर फ्लैश होता है, फैट्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें खिंच जाए, तो शेयरिंग्स हो जाती है उसमें। फिर उसके बाद फिर कटिंग हो सकता है। कटिंग में होता है कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट है मशीन का जिससे कट लग जाए। एंटेंगलमेंट जैसा कि डिस्कस किया कि कोई घूमता हुआ पार्ट हमारी बॉडी के हिस्से को खींच ले जाए अपने, जैसे कोई नाचता हुआ पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, उसमें हमारी स्लीव्स फंस गई, आस्तीन फंस गई और उसने उसको पहले आस्तीन को खींचा फिर हाथ को भी खींच ले गया, तो इंटेंगलमेंट होता है। फिर ड्राइंग इन और ट्रैपिंग हो जाता है, दो पार्ट के बीच में, दो घूमते हुए पार्ट हैं बड़े मशीन के, उसके बीच में ट्रैप हो जाना। या किसी ऐसी जगह मशीन के अंदर हम चले गए हैं जहां पर हम उसी के अंदर दब गए हैं, कुचल गए हैं। इम्पैक्ट होता है कि कोई पार्ट ऐसा है जो घूम रहा है और वो आकर के धक्का लगा दे, इम्पैक्ट मार दे। फिर उसी तरीके से स्टैबिंग एंड पंचर होता है, जैसे कि इस मशीन के अंदर देख रहे हैं कि निडल्स होती है, तो ये पेनिट्रेट हो जाती है, ट्रैप है ना, पंचर कर देगी। फ्रैक्शन एब्रेशन में रगड़ लग जाती है, ऊपर की अपर लेयर छिल जाती है, स्किन अपर की छिलती है। अगर वही चीज नीचे बहुत दूर तक के छीलेगी, डीप इस जो है एब्रेशन या फ्रैक्शन होगा, तो उसको शेयरिंग कहते हैं। हाई प्रेशर फ्लूइड इजेक्शन होता है कभी कभी, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं ना कि जो हाई प्रेशर फ्लूइड्स जो होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर के जो वायर होते हैं उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है फ्लूइड्स का, और अगर वो इजेक्ट हुआ, चाहे वो लीकेज है या पाइप उसका फट जाए या बस्ट हो जाए, तो इतना ज्यादा तेज फोर्स से होता है कि वो बहुत ही डीप पेनिट्रेशन हो जाता है, इवन कि वुंड्स क्रिएट कर देता है, पेनिट्रेट हो जाएगी, इतनी तेज उसके अंदर पावर सोर्स होती है। तो ये डिफरेंट इंजरी के टाइप होते हैं जो किसी मशीन की वजह से हो सकते हैं, जिसको हम लोग मैकेनिकल हजार्ड कहते हैं। तो मशीन बहुत डिफरेंट तरीके से नुकसान पहुंचाती है और उससे हम लोगों को बचना होता है। फिर फिजिकल हजार्ड्स की बात करते हैं। तो फिजिकल हजार्ड्स आर दोज सब्सटेंसेस और कंडीशन दैट में हार्म पर्सन फिजिकली, है ना, जो फिजिकली किसी को हार्म करते। जैसे फॉर एग्जांपल्स उसमें फिजिकल हजार्ड्स में फायर भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, वाइब्रेशन भी आएगा, पुअर हाउसकीपिंग भी आएगी। ये सारे के सारे हजार्ड कैसे हैं? फिजिकल हजार्ड्स हैं। तो बहुत ही फिजिकल हजार्ड बहुत ही वर्क प्लेसेस पे बहुत ही कॉमन होते हैं और इनको हम लोग अनसेफ कंडीशन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कोई इंजरी और इलनेस और समटाइम्स डेथ भी कॉज होती है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स की जो इंजरीज होती हैं जो फिजिकल हजार्ड से, वो क्या होती हैं? स्लिप एंड ट्रिप, ठोकर लग जाना या स्लिप कर जाना। ठोकर लगना जो होता है, ट्रिपिंग जो होती है ना, ट्रिपिंग उसमें क्या होता है कि बॉडी मोशन में होती है और सडनली हमारा जो पैर होता है, फुट जो होता है, वो स्टॉप हो जाता है किसी चीज से टकरा के, तो हमारा जो ऊपर का जो बॉडी है वो मूव करके आगे की तरफ चली जाती है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। स्लीपिंग में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर हमारे और फुट, जो हमारा फुट है और हमारी जो सरफेस है जिस पे हम चल रहे हैं, उसके बीच में
एक फ्रिक्शन फोर्स रहता है जिसकी वजह से हम लोग रुके रहते हैं। अब वहां पर कोई लुब्रिकेशन वाली चीज ऐसी हो जाती है जो वहां पर चिकनापन बढ़ा देती है, तो जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, रगड़ बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, स्लिप हो जाती है। तो ट्रिप में हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है, स्लिप में हमारी बॉडी पीछे की तरफ आती है। ट्रिप थोड़ा सा कम हजार्डस होता है, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि वो कोई हाइट पे ना हो जिसके नीचे कोई गड्ढा बहुत गहरा हो जहां से वो ठोकर लग के गिर जाए। लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ट्रिप में हम आगे की तरफ मूव करते हैं बॉडी, तो बैलेंस होकर के चांसेस होते हैं कि हम उसको संभाल लें या फिर गिरे तो भी एक प्रॉपर तरीके से लैंड करें। लेकिन स्लिप में डिसबैलेंस ज्यादा हो जाते हैं तो हाथ का टूटना या हेड इंजरीज, सर के अंदर चोट लग के ब्रेन हैमरेज का हो जाना या बॉडी पैरालाइज होकर या डेथ हो जाना, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चोट लग जाना, या पेल्विस बोन के अंदर जो कूल्हे की हड्डी में चोट लग जाना, ये बहुत ही कॉमन से होते हैं जो स्लिप में होते हैं। तो स्लिप जो है वो ज्यादा हजार्डस माना जाता है इन कंपेरिजन टू ट्रिप। फिर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से गिर जाना। हाइट का मतलब किसी ऊंचाई पे चढ़ के आप काम कर रहे हैं वहां से गिर जाना, या ग्राउंड के ऊपर गड्ढा खुदा है तो वो भी हाइट के अंदर गिर जाना, है ना। तो फॉल फ्रॉम हाइट का जो है वो फिजिकल हजार्ड की इंजरीज के टाइप्स होते हैं। फिर बीइंग स्ट्रक बाय ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट का, गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है जो हमारे ऊपर गिर जाए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, या कोई छटक के पड़ जाए, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, या इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाना, बिजली का झटका लग जाना, या फायर का कॉज हो जाना, या डिफरेंट टाइप वाइब्रेशन की वजह से हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम हो जाना, और आगे भी इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के। तो कहा स्लिप एंड ट्रिप्स आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेजर इंजरीज एट वर्क प्लेस। स्लिप एंड ट्रिप बहुत ही कॉमन से कॉज होते हैं जिसकी वजह से इंजरीज होती हैं। फिर ये हो गया कि हमारा मैकेनिकल हजार्ड हो गया, फिर फिजिकल हजार्ड हो गया, फिर केमिकल हजार्ड हो गया। तो केमिकल आप जानते हैं कि केमिकल बहुत ही हजार्डस होते हैं। केमिकल के डिफरेंट नेचर्स होते हैं। नेचर्स में कुछ टॉक्सिक केमिकल होते हैं, कुछ इरिटेंट नेचर होते हैं, कुछ कार्सियोजेनिक केमिकल्स होते हैं, कुछ हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं, कुछ एम्फेक्सिएंट्स नेचर के केमिकल्स होते हैं। सबके अलग अलग नेचर होते हैं। केमिकल्स डिफरेंट नेचर में होते हैं। भाई हाईली फ्लेमेबल का मतलब जो जल्दी से आग पकड़ ले, आग पकड़ने वाले ने केमिकल्स होते हैं। कुछ एन्फेक्सियंस नेचर के होते हैं। एन्फेक्सियंस नेचर के मतलब से फॉर एग्जांपल कि किसी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देना, वो एन्फेक्सियंस नेचर के कहलाएंगे। अगर उनको जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हम सांस लेके ब्रीद इन कर लेंगे तो वो जाकर हमारे ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को SpO2 को बिलो कर देती है, लो कर देती है, जिसकी वजह से हमारे सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब भी बड़ी बिल्डिंग के अंदर कहीं आग लगती है, हाई राइज बिल्डिंग पे, तो नीचे का जो धुआं होता है वो पहले ही इंसान को बेहोश कर देता है। उनके सोचने समझने की जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको पहले ही कम कर देता है स्मोक। तो स्मोक्स आर वेरी डेडली, क्योंकि बहुत जब आग लगती है तो बहुत ही हार्मफुल गैसेस उसमें से निकलती हैं जो कि इंसान को पहले ही अनकॉन्शियसनेस बना देती है, यानी कि वो आध बेहोशी में चला जाता है और सोच समझने की क्षमता उसकी नहीं रह जाती है। तो बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एन्फेक्शियंस नेचर के होते हैं, जो कि ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इरिटेंट नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कार्सियोजेनिक होते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि ब्लड पॉइजनिंग कॉज करेंगे, जैसे लेड वगैरह है। तो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स बहुत ही हजार्डस होता है, ठीक है ना। अब उसी के रिगार्डिंग कहा गया, फिर केमिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर तीन डिफरेंट वे से चले जाते हैं, बॉडी के अंदर अंदर चले जाते हैं। एक तो होता है कि जब एब्जॉर्प्शन के थ्रू, अगर हम स्प्रे पेंट या कोई लिक्विड केमिकल्स को स्किन पे लगाएंगे अपने, तो वो स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्किन पोर्स बोलते हैं उसको, रोम के पास में। और उससे क्या होता है, स्किन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर खींच लेती है। जैसे हम लोग कोई सा भी क्रीम लगाते हैं तो क्रीम थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो स्किन अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे अगर केमिकल भी पड़ेगा, हाथों पे लगेगा तो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के थ्रू चली जाती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है इंजेक्शन, हम खा ले माउथ के थ्रू, तो एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू होता है, इंजेक्शन माउथ के थ्रू होता है। खाना से हाथों से हम बहुत केमिकल छू रहे हैं और बिना हाइजीन कंडीशन को मेंटेन किए, क्लीनिंग और वॉशिंग किए बिना हम खा रहे हैं चीजों, तो ऐसे भी चला जाता है। या फिर हम केमिकल को ही उठा के खा लें तो भी ऐसे चला जाता है। फिर सांस के
थ्रू लंग्स में और लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना, जिसको इनहेलेशन कहते हैं। तो इनहेल करके चला जाता है, तो केमिकल्स की रूट ऑफ एंट्री होती है बॉडी के अंदर। एब्जॉर्ब, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर चला जाएगा, इंजेक्शन के थ्रू चला जाएगा, या इनहेलेशन के थ्रू चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो कहा केमिकल्स आर कंसीडर्ड हैजर्ड्स ड्यू टू देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज टू कॉज हार्म टू ह्यूमंस प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। वो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्मफुल होती है, इस वजह से उसको हम लोग हजार्ड में काउंट करते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्सेनिक है, रडान गैस है। ये सब रडान गैस कहाँ है कि नीचे जमीन से निकल आती है। यूके शायद लंदन में एक बार रडान गैस या कुछ ऐसा गैस का कुछ हुआ था कि एक्सप्लोजन हुआ था या कुछ निकली थी। तो ये माइंस वगैरह के अंदर रडान गैस वैसे भी निकल आती है, तो ये टॉक्सिक गैस होती है ना। आर्सेनिक है जो पानी के अंदर मिल करके चला आता है, तो आर्सेनिक है वो चीज पॉइजन माना जाता है। और रडान गैस है जो पॉइजनस गैस होती है, तो ये कुछ नेचुरल होती हैं, ठीक है ना। और बहुत से अदर ऐसी भी होती हैं जो कॉमर्शियली बनाई जाती हैं, जो होम के अंदर यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेंट्स है, तो वो बनाया गया है पेंट हमारे घरों में यूज होता है। वर्निशेज हैं, ब्लीच हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब यूजफुल वाले केमिकल्स हैं। सो केमिकल हैजर्ड्स कैन बी प्रेजेंटेड बाय सब्सटेंसेस दैट आर, कुछ ऐसे केमिकल जिसको सब्सटेंसेस के फॉर्म में हम देख सकते हैं। और डिफरेंट सब्सटेंसेस में से पेंट्स है, एडहेसिव्स है, क्लीनिंग मटेरियल है ना। और कुछ जनरल वर्क एक्टिविटीज में निकल के आते हैं, जैसे कोई वेल्डिंग जब करते हैं ना, तो उसमें से ओजोन गैस निकलेगी, बहुत से पल्मनरी नॉन पल्मनरी गैसेस निकलेंगी, उसके अंदर फास्फीन है, फास्जीन है, ये गैसेस निकलती हैं। तो ये जब प्रोसेस करते हैं तब निकलती हैं, तो ये भी हार्मफुल होती हैं। सो द लेवल ऑफ हार्म कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द रूट्स एंड द स्पीड ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी। केमिकल्स जो होता है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो एक होता है लीथल डोज, एलडी, एक होता है लीथल डोज, एक होता है लीथल कंसंट्रेशन, एलडी और एलसी। तो एलडी 50, एलसी 50 बोला जाता है। लीथल डोज ये कहा जाता है कि केमिकल की उतनी मात्रा जब हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगी तब हमको नुकसान करेगी। लीथल कंसंट्रेशन में भी वही कहा जाता है कि उतनी क्वांटिटी, यानी कि कोई लिक्विड वाली चीज है तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं। अगर कोई हार्मफुल तो एलसी कहते हैं, लीथल कंसंट्रेशन। तो वो अमाउंट जो इंसान को नुकसान पहुंचा दे, तो हर केमिकल का अलग अलग डोज होता है। जैसे डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो वो कहता है कि फीवर है, तो फीवर के लिए वो पैरासीटामोल देता है। लेकिन पैरासीटामोल हमारी बॉडी पे कितनी डोज पहुंचनी चाहिए तभी वो असर करेगी। इसीलिए एज और वेट का दोनों की नॉलेज जो है वो होना चाहिए डॉक्टर को, तभी वो डोज तय करता है। और अगर डोज पूरा हम नहीं देंगे तो फिर वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसका असर नहीं आएगा। अगर हम पैरासीटामोल, आपको आपकी बॉडी का वेट है 60 kg, 70 kg, और आपकी एज है फॉर एग्जाम्पल्स है कि 35 ईयर्स की ओल्ड एज है, और हम आपको सिर्फ डोज दे रहे हैं पैरासीटामोल का फीवर में कि हम सिर्फ 600 ही दे रहे हैं, बस मिलीग्राम दे रहे हैं, mg दे रहे हैं, तो वो जो है इफेक्टिव नहीं होगा, जबकि उसके लिए सफिशिएंट डोज का पहुंचना जरूरी है। तो उस डोज को किसी टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए रैट्स के ऊपर टॉक्सिसिटी को चेक किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही वीक सेल्स के होते हैं और जल्दी उनके ऊपर इफेक्ट दिखाई देता है। तो मेडिसिन का फॉर एग्जांपल लिया जाता है, तो अगर किसी, जैसे नंबर्स हैं कि 10 नंबर्स ऑफ रैट्स किसी बिन में रखे गए और उनको उस केमिकल का डोज दिया गया है और उसमें से 50% की डेथ हो जाती है, तो उस केमिकल की टॉक्सिसिटी को, उसकी उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं LD50। और लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए वही LC50 हो जाती है। तो रैट्स के ऊपर उसको चेक करके ही LD50 और LC50 किसी की केमिकल्स के बारे में बताया जाता है। तो लीथल डोज, LD मतलब लीथल डोज होता है। तो डोज का मतलब वही होता है जो मेडिसिन के लिए होता है, वही केमिकल, क्योंकि मेडिसिन इज ऑल्सो ए केमिकल जो हमारी बॉडी में उतना असर करे। फॉर एग्जाम्पल कि एक बार हम कोई केमिकल था, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक है, थोड़ा सा हमने खा लिया तो क्या डेथ हो जाएगी हमारी, या ब्लड कैंसर हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक के करते 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 उतनी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच जाएगी तब तक के वो हार्मफुल नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो केमिकल हजार्ड्स कैन बी प्रेजेंटेड बाय सब्सटेंसेस दैट आर used directly in work activities, for example adhesives है, paints है, cleaning materials है,
या जनरेटेड ड्यूरिंग द वर्क एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल फ्यूम्स है, सोल्डरिंग्स है, वेल्डिंग्स है। जैसा कि बताया था कि द लेवल ऑफ हार्म कॉज डिपेंड्स ऑन द रूट्स एंड द स्पीड ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी। कितना डोज हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा है, कितनी स्पीड से पहुंचा है, इसके ऊपर हार्म डिपेंड करता है हम लोगों का। फिर केमिकल्स कैन बी हार्म एज ए पर्सन, केमिकल भाई हार्म करेगा हम लोगों को, बट बाय आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी, जब एंट्री कर लेती है तो एंट्री के 3 रूट बताए जाते हैं, बेसिकली 4 रूट भी कहते हैं, 4 रूट्स भी कहा जाता है। एक एब्जॉर्प्शन बताया गया जो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। तो कहा कि हम अगर पेंट कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी जा सकती है, हाँ बिल्कुल जा सकती है। अगर स्प्रे पेंट कोई कर रहा है किसी कार को और वो बंदा पीपीएस को यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पेंट्स होते हैं वो टीनी ड्रॉपलेट्स में उड़ते हैं और वो स्किन पे भी आके पड़ेंगे और लंग्स के थ्रू इनहेल करके भी चले जाएंगे। तो 2 रूट ऑफ एंट्री हो जाएगी। कोई केमिकल अगर सॉलिड फॉर्म में रखा है तो बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करेगा जब तक कि आप उसको छुओगे नहीं, लेकिन उसी को पाउडर के फॉर्म में करके उड़ा दीजिए तो अब उसके रूट ऑफ एंट्री चेंज हो गई। केमिकल वही है लेकिन रूट ऑफ एंट्री जो है वो चेंज हो गई। एस्बेस्टस है, रखा हुआ एस्बेस्टस आप भड़क बोलते हैं, जो हीट रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, और वो यूज होता है कि हम लोग आप देखेंगे कि प्लास्टिक की शीट बनाई जाती है, तो प्लास्टिक की शीट जो छतों के ऊपर हम लोग लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो शेड करने के लिए, तो उसमें बहुत ही रेशे टाइप की चीजें यूज की जाती है जिसको हम लोग एस्बेस्टस कहते हैं। कार्स के ब्रेक पैड्स के नीचे यूज की जाती हैं, ब्राइलर्स में यूज किया जाता है जहां पर हीट आगे पीछे ना जा सके। जो बड़े एसी प्लांट मॉल्स वगैरह में लगाए जाते हैं उसके पाइप को कवर करने के लिए कि हीट इसकी एक्सचेंज ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए एस्बेस्टस यूज किया जाता है। तो एस्बेस्टस को अगर वैसे ही रखा हुआ है तब तो ठीक है, वो हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसको आपने कट किया तो माइन्यूट पार्ट्स में, वो टिनी पार्ट्स में अगर टूटेंगे तो फिर इनहेल करते समय ब्रीदिंग के थ्रू चले जाएंगे और लंग्स को डैमेज करेंगे, टिश्यूज को, और कैंसर भी कॉज करते हैं, वह कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। तो इस तरीके से रूट ऑफ एंट्री को जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा केमिकल किस रूट से बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है। तो रूट ऑफ एंट्री में एब्जॉर्ब करके चली जाएगी बॉडी, इंजेक्शन माउथ के थ्रू खाने चली जाएगी, इनहेलेशन सांस के थ्रू चली जाएगी, या हमारी स्किन कहीं पर रप्चर है अगर फटी हुई है, क्योंकि स्किन हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जो डिफरेंट बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स, वायरस से प्रोटेक्ट करती है, और वही स्किन अगर फटी हो और उसको ओपन वुंड्स को ओपन कर रखा है तो केमिकल्स हो या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो उसके थ्रू वो चले जाएंगे। आगे इसको डिस्कस करते हैं। सो कहा वंस ए केमिकल हैजर्ड्स हैज एंटर्ड इनटू द बॉडी, एग्जांपल्स ऑफ द हार्म्स इफेक्ट आर। जब बॉडी के अंदर केमिकल्स इंटर कर जाता है तो बहुत सी डिजीजेस और बहुत से डिफरेंट टाइप्स के हार्म्स को कॉज करता है। जैसे डिजीज ऑफ द स्किन, स्किन की डिजीज कॉज करेगा, डिजीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस की बीमारी करेगा, कैंसर करेगा, बर्थ डिफेक्ट यानी करेगा, क्रोमोसोम्स को डैमेज कर देगा। एन्फेक्सिएशन नेचर का होगा जिसमें एन्फेक्सिएशन मतलब जिसके अंदर सांस लेने में घुटन पैदा हो, ऑक्सीजन लेवल घटा दे। फिर डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डिसऑर्डर कर देगा, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को, लीवर है, किडनी है, उसको डैमेज कर देगा, ब्लड पॉइजनिंग कर देता है, लेड वगैरह ब्लड पॉइजनिंग कर देते हैं, आर्सेनिक है, लीवर किडनी को डैमेज कर देते हैं। सो सम सब्सटेंसेस कैन कॉज हार्म फ्रॉम ए सिंगल एक्सपोजर टू ए शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसको एक्यूट इफेक्ट कहते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस है। अब H2S गैस है, अगर उसको उसकी क्वांटिटी को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं, क्योंकि बहुत छोटी इकाई नापने का एक तरीका पीपीएम होता है। तो पीपीएम में नापने के लिए हम लोग कहते हैं कि अगर वो हद से ज्यादा है कि वो 10 to 20 पीपीएम भी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है और उसको हमने अगर सांस भर के एक ही बार लिया, ब्रीद इन किया, तो इतना अमाउंट जो होता है वो हमको तुरंत वहां पर अनकॉन्शियसनेस करके और बेहोश कर देगी और हो सकता है डेथ कॉज कर दे। तो इतनी हार्मफुल होती है। वो केमिकल्स जो तुरंत नुकसान पहुंचा देते हैं, उस नुकसान को हम लोग कहते हैं एक्यूट इफेक्ट। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलिका है, सिलिका सीमेंट में पाया जाता है, पत्थर कटिंग होती है तो उसमें सिलिका होती है, सिलिका उड़ती है तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड बना लेती है, और वो जब सांस लेंगे तो अंदर लंग्स में चली जाती है और ब्लड पॉइजनिंग कॉज करती है, लंग्स को डैमेज करती है, एल्वेलीज को डैमेज करती है। तो सिलिका वगैरह ये एक्यूट इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ये क्रोनिक इफेक्ट होगा आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, जब आफ्टर मे बी आफ्टर 10 years, 15 years, 20 years वो नुकसान पहुंचाएगा।
है ना। तो आज जो तुरंत नुकसान पहुंचाता है वो एक्यूट इफेक्ट कहलाता है केमिकल का, और जो लंबे समय के बाद पहुंचाता है उसको क्रोनिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं, आते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड्स के ऊपर। बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आप देखेंगे कि बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत से ऑर्गेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि थ्रेट्स टू ह्यूमन लाइफ और हेल्थ होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक पैंडेमिक को फेस किया है, जिसको जैसे कोविड 19 को हम लोगों ने फेस किया है। वो क्या था कि वो एक वायरस था, एक बायोलॉजिकल हजार्ड था। उसी तरीके से बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, पैरासाइट्स हैं, बहुत से। ये भाई सॉल्मोनेला बैक्टीरिया है, वो टाइफाइड कॉज करेगा। हेपेटाइटिस B1 है, तो सी डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस से डिफरेंट टाइप्स की हेपेटाइटिस हो जाती है। फिर उसी तरीके से बहुत से फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कानों में, नाक में, माउथ में, इंटरनल ऑर्गन इंटेस्टाइन में हो जाती हैं। बहुत से पैरासाइट्स होते हैं जो कि फीता कृमि, जिसको है ना टेपवर्म वगैरह हम लोग के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं, और ये बहुत ही रिस्की होते हैं। यानी इतना डेंजरस होता है कि हेपेटाइटिस का वायरस किसी को है और अगर ब्लड कांटेक्ट हो जाता है तो दूसरे बंदे को भी हो जाएगा। नॉट इन इवन कि वो ब्लड चढ़ाया जाए, अगर आप शेविंग करवाने जा रहे हैं कहीं पर और अगर उसने सैनिटाइज नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसा डिजीज बंदा था, इन्फेक्टेड बंदा था, उसको कट लगा और वो ब्लड किसी बंदे के कांटेक्ट में आया तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो स्किन की बात कर रहे थे, तो कि स्किन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि केमिकल्स बॉडी के अंदर जो जाता है, तो केमिकल हो चाहे वो बायोलॉजिकल एजेंट हो, बॉडी के अंदर जो जाता है तो वो पेनिट्रेट होकर भी चले जाता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं वुंड्स को कवर करके रखिए। इसलिए कवर करके नहीं रखने के लिए कहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, कवर करके रखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे डस्ट के अंदर, जमीनों के अंदर आसपास बहुत से हेपेटाइटिस के हैं और HIV के वायरसेस हैं जो कि पाए जा सकते हैं, और वो उड़ करके, चूंकि वायरस ऐसे होते हैं कि वो जब बाहर होस्ट बॉडी से रहेंगे तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, यानी कि ना डेड होंगे ना लाइव होंगे। होस्ट बॉडी के अंदर पहुंचते ही वो लाइव हो जाते हैं। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया या फंगस उड़ करके भी किसी स्किन के थ्रू ही बॉडी के अंदर चले गए ब्लड स्ट्रीम में, तो फिर वो उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं उस बॉडी को डिजीज कॉज कर देंगे। तो इसलिए वुंड्स को कवर करके रखने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर हमारी डैमेज हो गई है और वो अंदर ना चला जाए। तो उसी तरीके से बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से अंदर चले जाते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर कहा कि बायोलॉजिकल हैजर्ड्स पोज रिस्क फॉर मैनी वर्कर्स इन द वैरायटी ऑफ वेज। बहुत से वर्कर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरीज के अंदर काम कर रहे हैं, वो हाइयर रिस्क में होते हैं एक्सपोजर में। डॉक्टर्स हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स डॉक्टर में हैं, डॉक्टर ज्यादातर MBBS MD हैं। तो एक बार एक केस स्टडी हुआ था कि हमारा एक फ्रेंड था, वो एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था एज ए डॉक्टर। तो इंजेक्शन लगाने पे क्या हुआ था कि कभी भी एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी का इंजेक्शन निडल लगाई गई है और किसी डॉक्टर को लग जाएगी, तो उस पेशेंट की पूरी प्रोफाइल को चेक किया जाता है जिसको इंजेक्शन लगा था, कि इसको कहीं कोई घातक बीमारी तो नहीं है, जैसे HIV है या हेपेटाइटिस है या फर्दर कोई XYZ डिजीज तो नहीं है। और ये लंबे समय पे ये ऐसा होता है। तो एक बार एक हमारा फ्रेंड था, तो उसको किसी की निडल लग गई, तो वो बड़ा टेंशन में हो गया। तो उस पेशेंट की प्रोफाइलिंग कराई गई, तो उसका पॉजिटिव आ गया, HIV पॉजिटिव आ गया। तो वो डर गया कि अब उसकी निडल उसको लग गई है तो उसको भी हो जाएगा। फिर बाद में उस बंदे की फिर से टेस्ट कराई गई, 2-3 लैबोरेटरीज के अंदर अलग अलग फिर टेस्ट कराया गया, तो वो उसकी रिपोर्ट निगेटिव थी। तो ऐसे भी होता है कि अगर निडल्स किसी को इन्फेक्टेड लग जाए, इसीलिए निडल को दोबारा यूज नहीं किया जाता है, या अगर कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर शेविंग वेविंग करवा रहे हैं तो भी केयरफुली उसको जो है वो देखना होता है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में तो वन टाइम ही यूज करते हैं इक्विपमेंट्स को। हम लोग यहाँ रिसाइकिल करते हैं, कई बार यूज करते हैं। तो बेटर ये है कि खुद से घरों पे किया जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि डिजीजेस बहुत तेजी से फैलती हैं उनसे। तो वो वर्कर्स जो कि डायरेक्ट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरीज के अंदर काम कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल हजार्ड्स के कांटेक्ट में होते हैं। या फिर हमारे जो म्युनिसिपैलिटी के जो वर्कर्स होते हैं, जो वो बहुत ही हाई रिस्क जोन में होते हैं। तो अदर एग्जांपल्स ऑफ वर्क एक्टिविटीज, बहुत से और भी वर्क एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बायोलॉजिकल हजार्ड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कोई डेयरी इंडस्ट्री होती है जहां पर मिल्क वगैरह मिल्किंग की जाती है, या कोई एनिमल
कि जो है वो फार्म हाउस पे कोई काम करता है तो वो इन्फेक्शियस हो सकता है, या कोई वेस्ट मटेरियल को मैनेज करने का काम करता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट के अंदर या ऐसे इक्विपमेंट के साथ काम कर रहा है जो कंटेमिनेटेड हो, तो वो लोग हाई रिस्क जोन में होते हैं, जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के, जो इस इंडस्ट्रीज में या इस वर्क ऐसी वर्क में काम करते हैं। कुछ कॉमन इन्फेक्शंस जो होते हैं, ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन हैं, जो कि डिफरेंट वर्क एक्टिविटी से अराइज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, जो नेचुरल होस्ट होता है कैटल, तो कैटल के अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसके थ्रू किसी ह्यूमन के अंदर भी आ सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी है, तो नेचुरल होस्ट होता है ह्यूमन, उसका हेपेटाइटिस ह्यूमन के अंदर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर लेप्टोप्राइसिस है, वो डिजीज नेचुरल होस्ट होता है ना। तो डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, लोगों से भी लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट तरीके से काम होता है। फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की हम लोग बात करते हैं, तो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे नॉइस बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे होना, या लाइट की कमी होना, जिसको लाइट को हम लोग इल्यूमिनेशन भी कहते हैं, तो इल्यूमिनेशन कम होना, वहाँ पर लाइटिंग का कम होना। फिर टेम्परेचर्स का रीजनेबल ना होना, बहुत टेम्परेचर का या तो ज़्यादा होना या तो टेम्परेचर का कम होना, डस्ट का वहाँ पर होना। तो डिफरेंट हजार्ड से डिफरेंट डिजीज कॉज हो जाती है। जैसे नॉइस, अब नॉइस अगर है तो नॉइस अगर बहुत ज्यादा सडन तेज नॉइस अगर कानों पे बार बार आ रही है तो उससे टेनाइटस डिजीज कॉज हो जाती है, जिसमें इंसान को रिंगिंग नॉइस सुनाई देने लगती है, बजिंग नॉइस सुनाई देने लगती है। या इंड्यूस्ड नॉइस बहुत ज्यादा कहीं से एकदम से सडनली आ जाती है, तो उससे कभी कभी हो सकता है कि टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाए, कम समय के लिए बहरापन हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाती है, हमेशा के लिए बहरापन हो जाता है। तो नॉइस की वजह से कानों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, डिजीज होती है। और नॉइस ज़्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। नॉइस ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाता है वर्कर्स के अंदर, तो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ क्वालिटी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी उसकी हो जाती है। फिर पुअर लाइटिंग की बात करते हैं। लाइटिंग अगर पुअर है, यानी कम लाइटिंग है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। और अगर ज्यादा लाइटिंग कहीं पर कर दी गई है और चमक हो रही है, ग्लेयर की वजह से एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, या आंखों के अंदर स्ट्रेन हो जाएगा। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो भी हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है ज्यादा या कम टेम्परेचर के ऊपर। डस्ट की वजह से डस्ट की वजह से बहुत सी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी हो सकती है, सीओपीडी हो सकती है, एज्मा हो सकता है जिसको अस्थमा कहा जाता है, या और भी बहुत सी एलर्जिक डिजीजेज हो सकती हैं। तो वर्क प्लेस के ऊपर जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए टेम्परेचर्स को ध्यान में रखा जाता है, ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखा जाता है, एयर मूवमेंट को ध्यान में रखा जाता है, क्लोथिंग्स को ध्यान में रखा जाता है, फूड एंड ड्रिंकिंग इनटेक को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका इफेक्ट जो होता है इन चीज़ों का, वो हम इंसान के साइकोलॉजी पे होता है, बिहेवियर पे होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स के अंदर किसी में जैसे फॉर एग्जांपल की जो है टीम है, टीम के अंदर इंटरपर्सनल इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, है ना। या बहुत टेम्पोरल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, यानी काम शिफ्ट बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, या काम का लोड बहुत बढ़ा दिया है, या इंटरपर्सनल इश्यूज हैं टीम के अंदर, या हमारे मैनेजर या बॉस के साथ में कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत खराब है, वहाँ पर कोई किसको कमांड देता है कुछ पता ही नहीं है, कौन किससे कमांड लेता है पता ही नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेस किए जाते हैं। फिर एग्रेशन एंड वायलेंस, जो कि बहुत ही कॉमन हैजर्ड्स है ऑर्गेनाइजेशन का, कि शाउट करना, एम्प्लॉयज को थ्रेट करना, है ना। तो ऐसे बंदे जो एग्रेशंस एंड वायलेंस का जो शिकार होते हैं, वो कौन बंदे हो सकते हैं? जो मनी और कैश को हैंडल करते हैं, वो एग्रेशन एंड वायलेंस का शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मनी हैंडल कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स है, तो प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं, वो इस एग्रेशन वायलेंस का शिकार हो जाएंगे। या फिर वर्क विद वायलेंट पीपल, जैसे प्रिजनर्स के साथ में कोई डील कर रहा है, कंप्लेंट्स है, रिसेप्शनिस्ट है, जहाँ पर कोई वायलेंट रिसेप्शनिस्ट वगैरह बहुत कंप्लेंट्स हैंडल करती है ना, तो हो सकता है आदमी ऐसी जगह पर जहाँ पर अपॉइंट किया गया है, वो बंदा जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ सिर्फ कंप्लेन ही करने को ही आएगा,
तो वो कंप्लेन आएगा तो साथ में गुस्सा भी लेके आएगा। तो रिसेप्शन है या कंप्लेंट्स काउंटर है, तो ये सब बहुत ही, यहाँ पर जो बंदे रखे जाते हैं बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काम डाउन वाले बंदे रखे जाते हैं जो सिचुएशन को हैंडल करें। फिर हैव अ ड्यूटी टू इंटरेक्ट विद द पब्लिक, जैसे एम्बुलेंस स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको जिनको इंटरेक्ट होना होता है पब्लिक से, उनकी जो है वो सिचुएशन जब कुछ प्रॉब्लमेटिक होगी तो इनको हैंडल करना होता है, तो वहां पर भी एग्रेशन एंड वायलेंस को झेलना पड़ता है। फिर जहाँ पर केयर प्रोवाइड करना होता है या एडवाइस या इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे नर्सेज हैं, केयर वर्कर हैं, इनको भी एग्रेशन और वायलेंस झेलना पड़ता है। या कोई बंदा अकेले काम कर रहा है फॉर कैलून, जैसे बस ड्राइवर है, टिकट कलेक्टर्स है ना, तो ये बंदे भी बहुत जो है सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ऐसी सिचुएशन बहुत सामने आती है। एस्बेस्टस के बारे में हम आपसे बोल रहे थे कि भी जब ब्रीदिंग की बात कर रहे थे, तो एस्बेस्टस जिसको अभ्रक कहा जाता है, तो एक फाइब्रस मटेरियल होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये हीट को इंसुलेट करके रखता है। इसकी स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज होती हैं कि हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वाइट एस्बेस्टस होता है, ब्राउन एस्बेस्टस होता है, ब्लू एस्बेस्टस होता है। तो ये रूफ्स के अंदर, छतों में यूज किए जाते हैं, एक्सटीरियर वॉल में यूज किए जाते हैं। जब बॉयलर कंस्ट्रक्शन होता है, वेसल होता है, पाइप वर्क होता है, सीलिंग होता है, उसमें भी लगाया जाता है। इंटीरियर वॉल पैनल में लगाते हैं, फ्लोर्स में लगाया जाता है। डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं, बेसिकली जहाँ पर हीट से बचाना होता है वहां पर एस्बेस्टस यूज किए जाते हैं। तो एस्बेस्टस बहुत ही हार्मफुल होता है अगर लंबे एक्सपोजर तक के ये इनहेल करते रहे। अब एस्बेस्टस जो है वो उस बहुत ही छोटा और महीन कण हो जाता है, बहुत ही टिनी पार्ट्स में वो टूट जाता है ना, कि ये कहा जाए म्यू माइक्रोन साइज इसका हो जाता है, 1 म्यू माइक्रोन हो सकता है। तो म्यू माइक्रोन बहुत छोटा होता है, उतना साइज भी होता है। इतना छोटा होता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी डिफेंस सिस्टम है वो इसको ट्रैक नहीं कर पाता है। यानी कि साइनस बोन होता है, वहां पर चिकनी द्रव पाया जाता है, कोई चीज जाती है तो यहाँ पर पहले उसको रोक लिया जाता है, फिर वो जाती है यानी कि ट्यूब्स के अंदर जाती है, ब्रीदिंग ट्यूब्स के अंदर जाती है, वहां पर छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं, वो भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद अगर नीड होती है तो वो ऊपर सरका करके उस चीज को कफिंग के थ्रू निकाल देते हैं। तो ये डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का होता है। लेकिन ये एस्बेस्टस इतने छोटे होते हैं कि ये उस डिफेंस सिस्टम को भी पार करके और लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं। और लंग्स के अंदर छोटे छोटे से एल्वेलीज पाए जाते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, तो वैसे ही एल्वेलीज पाए जाते हैं। और एल्वेलीज ही हमारी बॉडी के अंदर जो सांस हम लोग लेते हैं ना, ब्रीद इन करते हैं, तो जो ऑक्सीजन गई है तो 21% ऑक्सीजन गई है, 78% लगभग उसके अंदर नाइट्रोजन चली गई है। तो नाइट्रोजन तो एज इट इज वापस चली आती है, ऑक्सीजन की मात्रा को वो अंदर लेके चली जाती है, लेकिन बहुत ही 100% नहीं, कुछ परसेंट को लेकर के ब्लड स्ट्रीम में मिला देती है। और रेड ब्लड सेल्स हमारी ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी के अंदर टिश्यूज में जहां जहां जरूरत होती है वो पहुंचाती है, कैरियर का काम करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेवल को बाहर निकालने लगती हैं। इसलिए जब CO2 लेवल बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर, बॉडी थक जाती है, तो हम लोगों को यांडिंग होने लगती है, जम्हाई होने लगती है, हाँ यूं करने लगते हैं। तो इसके मतलब CO2 लेवल बढ़ रही है, तो CO2 लेवल निकाल दिया जाता है, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म होता है। तो जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो वो जा करके एस्बेस्टस हमारी एल्वेलीज के अंदर जा करके, लंग्स के अंदर एल्वेलीज में जा करके उसको स्वेल कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, लंग्स कैंसर का भी वो एक रीजन बनता है। तो एस्बेस्टस बहुत ही हार्मफुल चीज होती है। फिर बुलिंग ऑन द समबडी, किसी के ऊपर गुंडागर्दी करना। बहुत से ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखेंगे कि एक बॉस होता है, बॉस जो है वो लोगों के ऊपर गुस्सा करता है, या स्टाफ का कोई सीनियर है अपने जूनियर के ऊपर गुस्सा करता है। ये बहुत ही हार्मफुल चीज होती है। इसी की वजह से अच्छे एम्प्लॉइज कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। बिहेवियर इंसल्टिंग, इंसल्ट जो है, बिलो द डिग्निटी लोग काम नहीं करते हैं। लोगों को सैलरी कम मिलेगी वो काम कर लेंगे, लोगों को ज्यादा वर्कलोड डाल दिया जाएगा तब भी लोग काम कर लेंगे। लेकिन बिलो द डिग्निटी अगर किसी के जाया जाएगा, कि शान के खिलाफ अगर उनको कुछ शाउट किया जाएगा या कुछ अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए जाएंगे, तो वो फिर हो सकता है कि वो छोड़ के चले जाएं। और इसका बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी के ऊपर। अगर कोई बुलिंग करता है, गुंडागर्दी करता है, शाउट करता है, धौंस जमाता है कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के ऊपर, तो उस वर्कर्स के अंदर कुछ सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जैसे एनेक्सिटी, बेचैनी, हेडेक, सरदर्द, नोजिया, अल्सर, स्लीपलेसनेस, स्किन रैशेस,
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS हो जाएगा, है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, टीयरफुलनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस एम्प्लॉय के अंदर। तो बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बुली करता है तो। केमिकल्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, बहुत से केमिकल्स होते हैं, बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने एक डायमंड रिंग्स के अंदर कोड करके बताया जाता है। जैसे अगर GHS01 लिखा है तो ये एक्सप्लोसिव है, अगर इस तरीके का अगर जो है डायमंड के अंदर अगर ये पिक्चर बनाए, पिक्टोग्राम्स है तो, और इस तरीके का पिक्टोग्राम है तो इसके मतलब फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं, जलने वाले कोई सामान इसके अंदर रखा है। अगर इस टाइप का फोटो इमेज बना है डायमंड के अंदर तो ये ऑक्सीडाइजिंग गैसेस हैं जो कि ऑक्सीडेशन करेंगी। इस तरीके से अगर है तो ये कंप्रेस्ड सिलेंडर इस व्हीकल्स के अंदर, इस गाड़ी के अंदर लदा हुआ है। अगर इस तरीके का है तो ये कोर्सिव हो सकता है, डैमेज कर, स्किन को डैमेज कर सकता है, आईज को डैमेज कर सकता है। और अगर इस तरीके का है तो इसके मतलब एक्यूट टॉक्सिक है। एक्यूट टॉक्सिक का मतलब है कि ये जहर ऐसा जहर है जो तुरंत नुकसान पहुंचाएगा हमको, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर इस तरीके का बना हुआ तो एक्यूट टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, स्किन को नुकसान पहुंचाएगा, आई को नुकसान पहुंचाएगा। ये व्हीकल्स के ऊपर बने होते हैं या जिस जगह पर स्टोर करना होता है उस जगह पर रखे होते हैं। अगर इस तरीके का पिक्टोग्राम बना है तो ये रिस्पायरेटरी सेंसेशंस वाले केमिकल्स हैं, यानी आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक को या रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को ये डैमेज करेंगे, इरिटेट करेंगे। और अगर इस तरीके का बना हुआ है तो हजार्डस टू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके से पिक्टोग्राम्स को यूज किया जाता है। कंप्यूटर वर्क स्टेशन की बात अगर जब करते हैं कि हम लोग को जिस वर्कर्स को बहुत लंबे समय तक के किसी सिस्टम के ऊपर बैठ के काम करना होता है, तो एक MCA किया वो बंदा था जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता था, उसके बैक के अंदर जो इसकी डिस्क थी वो उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, बल्जिंग हो गई थी डिस्क के अंदर, तो उसको फिर बहुत पेन रहने लगा था। तो मेन इंजरीज एसोसिएटेड विद द वर्क स्टेशन अकर आफ्टर वर्किंग विद देम फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जो लंबे समय तक के सिस्टम पर बैठ के काम करते हैं उनको अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर बार बार ऐसे ऐसे काम करने की वजह से, माउस हिलाने की वजह से, कीबोर्ड चलाने की वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रेन हो जाता है हमारे मसल्स के अंदर, लिम्स के अंदर अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो जाता है। या लंबे समय तक बैठने की वजह से रीढ़ की हड्डी जो होती है बैक इंजरीज हो जाती है, उसके अंदर की डिस्क होती है वो रप्चर हो जाती है, तो इसमें बहुत ही पेन होता है। फिर आई स्ट्रेन हो जाता है, लंबे समय तक काम करने की वजह से क्या होता है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ये स्पेक्टिकल हम यूज कर रहे हैं, ये कोई पावर स्पेक्टिकल्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर ब्लू कट ग्लास लगा हुआ है। ब्लू कट ग्लास का काम ये है कि ये रेडिएशन जितने भी ये UV रेसेस निकल रही हैं जो लैपटॉप से, सिस्टम से, ये लंबे समय तक के यूज करेंगे तो हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे पहले हम इसको यूज नहीं करते थे तो हमारी आंखों से पानी निकलने लगता था, आंखों में ब्लर हो जाता था। तो जब से ये ब्लू कट स्पेक्टिकल यूज करना शुरू किया तब से आईज बहुत ही कंफर्ट जोन में रहती है, कि अगर हम अभी 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद भी इसको हटाएंगे और जैसे ही हटेंगे तो बड़ा सिंपल सा हमको अच्छा सा लगेगा, जैसे कोई वर्कलोड नहीं। इससे पहले इसके ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट हो रहा था हमारे ऊपर, तो आई स्ट्रेन हो जाता है, बैक इंजरीज हो जाती है। फिर कन्फाइंड स्पेस की बात करते हैं, तो कन्फाइंड स्पेस की जब बात करते हैं तो वर्ड जो है कन्फाइंड स्पेस, वो क्या कहा जाता है कि कन्फाइंड स्पेस मींस क्या होता है कि एनी प्लेस विच हैज रिस्ट्रिक्टेड मींस ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस, जिसके अंदर जाना और वहां से बाहर निकलना, इन दोनों की रिस्ट्रिक्शंस हों, बहुत ही पतले और सकरे रास्ते हों, उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 5 मिनट का, देन वी विल स्टार्ट वर्क।